आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। जी अमर रहे पंडित दीनदयाल जी अमर रहे पंडित दीनदयाल जी अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा पंडित जी का नाम रहेगा जब तक रहेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे। भारत माता जी अमर रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे। आज पूरा भारतवर्ष, पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार दीनदयाल उपाध्याय जी को उनके जन्मदिन पर याद कर रहा है। ऐसी महान विभूति आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पहुँची है तो इन्हीं महान नेताओं के कारण है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक महामंत्री के रूप में जिन्होंने शुरुआत की, और उस समय में भारतीय जनसंघ की जो शुरुआत हुई थी एक सशक्त विपक्ष खड़ा करने की थी। आज ये सशक्त विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के रूप से में आकर आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और आज भारत सरकार जो है लगातार 6 वर्ष से नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे भारतवर्ष में सत्तारूढ़ है। इस महान विभूति जिन्होंने हमें एकात्म मानववाद की जो के प्रणेता बनकर, और ख़ासतौर पर इन महान विभूति से हम सबको प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। जिस तरीके का वातावरण उन्होंने भारतीय जनसंघ के रूप में हम सबको दिया था, और जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी का सारे कार्यकर्ता जो है वो खड़ा है, इसी महान विभूति की देन है। आइए आज हम सब मिलकर ये संकल्प करें, उनसे प्रेरणा लेकर हम सब इस देश और समाज के लिए एकजुट होकर काम करें। जिस तरीके से एक अच्छा वातावरण आज नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बना है, आज हम सब उसी नेतृत्व का हिस्सा बनकर आम समाज की सेवा करें, और ख़ासतौर पर इस कोविड के समय में जिस तरीके का एक वातावरण नरेंद्र भाई मोदी जी चाहते हैं, हम सब मिलकर उसका हिस्सा बने। मैं पुण्य खासतौर पर अयोध्या जी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को रखा। मनीष जी, केशव जी और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता, मैं उन सबका आभार प्रकट करना चाहता हूं, और इस महान विभूति के जन्मदिन पर बधाई देते हुए हम सब इनसे प्रेरणा लेकर जाएं, ऐसी तवक्को रखते हुए, ऐसी अपेक्षा रखते हुए। जय भारत, जय हिंद। ठीक है, लकड़ी वाली ये इसको करना है आपने, इसको अच्छे से चलाना है। वो बेटा तुम्हारा चश्मा जैसे सुधीर जी ने मुझे बताया था कि अगर उनको सिलाई मशीन मिल जाए तो वो कम से कम थोड़ा घर बैठ के अपना कुछ कर सकती है। दीदी मेरे पास में तो दो सिलाई। यहाँ से आपको टैलेंट की बात कर रहे हो, ये तो हिट किया हुआ है ना। ये तो भैया जी वही तो कह रहा हूँ, ये छोटी गाड़ी थोड़ी आके हिट करेगी, मोटरसाइकिल हिट करेगा, बड़े डंपर आते हैं वही हिट करेगा। जी सर, जिस तरीके से कोरोना के काफ़ी केस बढ़ रहे हैं जम्मू कश्मीर में, रजौरी में भी सुना है, और जोरी में, रामबन में काफ़ी, जम्मू जो डिस्ट्रिक्ट जम्मू का काफ़ी केस बढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में। और रजौरी में सुना है कोई डॉक्टर कोई इन्वॉल्व हुआ है, क्योंकि आप रजौरी जैसे कंस्टिट्यूंसी आपकी डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहाँ का क्या है बस तो क्या है सर, किस तरीके से, जैसे रजौरी डिस्ट्रिक्ट हो गई, जम्मू में हो गया, कोरोना के काफ़ी वायरस है, जहाँ तक कि डॉक्टर भी पॉजिटिव पड़ पा रहे हैं, तो आपका क्या कहना है, क्या गवर्नमेंट को संदेश देना चाहिए? देखिए, ये एक मैं बताऊं कि इस वक्त हमारे जो डॉक्टर साहिबान जो ड्यूटी पे हैं वो इतनी ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं कि अपनी जान पे रिस्क लेते हुए भी वो जो पेशेंट जो जाता है उसको लुक आफ्टर करते हैं। अब लेटेस्ट मैं बताऊं कि एक डॉक्टर हमारे रजौरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जिसका नाम डॉक्टर जावेद है, वो 7 महीने से सुबह और शाम लगा हुआ था। मैं हैरान हूँ, हर डॉक्टर मेहनत करता है, लेकिन जो मेरे पास रिपोर्ट आई है कि शायद ही इतना मेहनत शायद कोई और डॉक्टर करता हो, हर एक कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन उसकी फैमिली जम्मू में थी। 7 महीने में वो एक दफा भी जम्मू नहीं आया। अब 2 दिन पहले जो इसकी फैमिली आई तो वो पॉजिटिव निकला। अब अंदाजा लगाइए कि एक आदमी और डॉक्टर सब जो है ऑलमोस्ट इसी तरह सर्विस दे रहे हैं। तो हमें ये कदर होनी चाहिए दिल में कि डॉक्टर अपनी जिंदगी को, अपनी जान को, अपनी लाइफ को रिस्क में लेके हम लोगों की खिदमत करते हैं। ये ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हॉस्पिटलों में है, जैसे मुझे पता लगा कि वेंटिलेटर की या ऑक्सीजन की या बेड्स की, क्योंकि केस इतने ज़्यादा आ रहे हैं जो इतने एक्सपेक्टेड नहीं थे। पिछले दिनों में बड़े खुश थे कि राजौरी में बहुत कम केस है। अब आए दिनों इतने ज़्यादा केस आ रहे हैं वहाँ, बल्कि जम्मू में इन्हें आप इमेजिन नहीं कर सकते। हालांकि मैक्सिमम लोग जो हैं उन्होंने अपने घर में क्वारंटाइन सेंटर बना के वो वहीं वो अपना ट्रीटमेंट जो है, जो तरीका है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मालिक की मर्जी है ये सिलसिला कब तक जारी रहे कब तक नहीं। लेकिन एक मैं बताऊं कि जो गवर्नमेंट ने एडवाइस दिए हैं उस पर हमने सख्ती से कारबंद रहना है। खास हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर तो सबको कहते हैं 60 साल का उम्र का जो बड़ा उसको घर से नहीं निकलना है। छोटे बच्चों को बहुत एहतियात करनी है। बाकी इस वक्त ठीक है, हर एक आदमी को अपना व्यापार तो करना है, लेकिन सोशल डिस्टेंस और मास्क का जो इस्तेमाल है वो हर हालत में उनको करना है। क्योंकि देखिए जान है तो जहान है, हमें अपना सब सिस्टम चलाना है, लेकिन ये एहतियात करके कि हमारी जो जान है वो महफूज रहे। वो कैसे रह सकती है? जो गवर्नमेंट ने 12 कानून जो है या हदायतें जो हैं वो 12 दी। जी अमर रहे, अमर रहे, पंडित दीनदयाल जी अमर रहे, अमर रहे, पंडित दीनदयाल जी अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, पंडित जी का नाम रहेगा, जब तक रहेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे, अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे, अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे, अमर रहे। भारत माता जी अमर रहे, अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे, अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे, अमर रहे। आज पूरा भारतवर्ष, पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार दीनदयाल उपाध्याय जी को उनके जन्मदिन पर याद कर रहा है। ऐसी महान विभूति आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पहुँची है तो इन्हीं महान नेताओं के कारण है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक महामंत्री के रूप में जिन्होंने शुरुआत की, और उस समय में भारतीय जनसंघ की जो शुरुआत हुई थी एक सशक्त विपक्ष खड़ा करने की थी। आज ये सशक्त विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के रूप से में आकर आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और आज भारत सरकार जो है लगातार 6 वर्ष से नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे भारतवर्ष में सत्तारूढ़ है। इस महान विभूति जिन्होंने हमें एकात्म मानववाद की जो के प्रणेता बनकर, और ख़ासतौर पर इन महान विभूति से हम सबको प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। जिस तरीके का वातावरण उन्होंने भारतीय जनसंघ के रूप में हम सबको दिया था, और जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी का सारे कार्यकर्ता जो है वो खड़ा है, इसी महान विभूति की देन है। आइए आज हम सब मिलकर ये संकल्प करें, उनसे प्रेरणा लेकर हम सब इस देश और समाज के लिए एकजुट होकर काम करें। जिस तरीके से एक अच्छा वातावरण आज नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बना है, आज हम सब उसी नेतृत्व का हिस्सा बनकर आम समाज की सेवा करें, और ख़ासतौर पर इस कोविड के समय में जिस तरीके का एक वातावरण नरेंद्र भाई मोदी जी चाहते हैं, हम सब मिलकर उसका हिस्सा बने। मैं पुण्य खासतौर पर अयोध्या जी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को रखा। मनीष जी, केशव जी और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता, मैं उन सबका आभार प्रकट करना चाहता हूं, और इस महान विभूति के जन्मदिन पर बधाई देते हुए हम सब इनसे प्रेरणा लेकर जाएं, ऐसी तवक्को रखते हुए, ऐसी अपेक्षा रखते हुए। जय भारत, जय। यहाँ पे आपको टैलेंट की बात कर रहे हो, ये तो हिट किया हुआ है ना। ये तो भैया जी वही तो कह रहा हूँ, ये छोटी गाड़ी थोड़ी आके हिट करेगी, मोटरसाइकिल हिट करेगा, बड़ा डंपर आता है वही हिट करेगा। जी एक मिनट भैया। जी सर बताइए। आज यहाँ शमशान घाट बहु फोर्ट में हम लोग आए हैं। कहा जाता है कि शमशान घाट, ग्रेव यार्ड जितने भी होते हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी के भी हों,
उसको एक अंतिम घर माना जाता है। परंतु यहाँ की जो स्थिति है वो देखकर ऐसा लगता है कि एक तो ना यहाँ सफाई की व्यवस्था है, एक तरफ अगर देखें शमशान घाट के दूसरी तरफ शिशु समाधियाँ हैं। शिशु समाधियाँ नाले में ज़्यादा बहाव होने की वजह से आधी से ज़्यादा बह भी गई हैं। पीछे से नाला बनता आ रहा है परंतु यहाँ तक नाला पूरी तरह नहीं बन पाएगा। और शमशान घाट का जो एंट्रेंस है, इसकी जो पूरी दीवार है वो गिर चुकी है, रास्ता जो है वो बिल्कुल डैमेज है। लोगों ने जो बताया कि यहाँ पर जो काम हुआ है अभी कारपोरेटर ने करवाया है, 20 लाख रुपए का ये काम है। इसको देखा है, काम सेटिस्फैक्ट्री है, काम में कोई उतनी दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत कोई है तो वो यहाँ से माइनिंग का काम बहुत चलता है, क्योंकि हर तरफ से माइनिंग की गाड़ियों को रोका जाता है। लेकिन शमशान घाट में जो ये नया रास्ता बना है, इस नए रास्ते की वजह से यहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉलीज, डंपर, जो जितने भी तभी से रेता बजरी लेके आते हैं, उसकी वजह से काफ़ी ये जो टाइल वर्क है ये डैमेज हुआ है। और दूसरा हम ये कहना चाहेंगे, यहाँ पर आप एक तरफ देखें, यहाँ डिपो बना हुआ है फॉरेस्ट का, लकड़ी का डिपो, परंतु यहाँ लकड़ी उपलब्ध नहीं है। लकड़ी उपलब्ध नहीं होने की वजह से यहाँ पर नरवाल, सूंजवा, बाहुफोड़ की 2 बाड़े हैं। यहाँ सभी लोग यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए आते हैं, परंतु लकड़ी ना होने की वजह से कभी जोगी गेट से लकड़ी लानी पड़ती है, कहीं अन्य स्थानों से जो है उसकी आपूर्ति के लिए जाना पड़ता है। सरकार से हम ये गुहार लगाएंगे कि एक तो शमशान घाट का जो रास्ता है ये ठीक किया जाए और इसमें एक गेट लगाया जाए, ताकि इस तरह जो माइनिंग वाली गाड़ियाँ, जहाँ इस तरह की जो कुछ गाड़ियाँ आती हैं जिससे ये शमशान घाट की जितनी भी टाइल वगैरह है ये डैमेज हो रही है, वो रुक सके। और दूसरा जो शिशु समाधियाँ हैं, शिशु समाधियों को भी एक दीवार अच्छी तरह जो नाला ऊपर से बनता आ रहा है वो नाला बन जाए, ताकि वो भी ठीक हो जाए। गोरखनगर के अंदर या शमशान घाट से जो रास्ता जाता है, ये रास्ता भी इसी कारण टोटल डैमेज हो गया है। इस रास्ते को भी पूरी तरह बनाया जाए। हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और माननीय मेयर जी से ये गुहार लगाते हैं कि अतिशीघ्र इन कामों को करवाया जाए, ताकि ये जो अंतिम घर कहा जाता है ये सुरक्षित हो सके। जय श्री राम। श्री अमरनाथ जी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी की ओर से मैं हिंदूवादी नेता राजू चंदेल, आप आए सभी पत्रकारों का, जम्मू कश्मीर और देश के तमाम पत्रकारों का, टीवी चैनल के नुमाइंदों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक अहम बात जानकारी आपको देने चाहता हूं तमाम पत्रकारों को। मैंने एक पत्र लिखा माननीय गौरवशाली प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को पत्र में जो मैंने बात कहा है उसका मैं उल्लेख कर रहा हूं। मैंने आज जो हमारे देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री जिन नीतियों पे चल रहे हैं वो बड़ी उदारवादी नीतियां हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो नारा दिया था, जय जवान जय किसान, तो जवान को तो गौरवशाली प्रधानमंत्री जी ने अपना वचन निभाते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी के वादे को, उस वचन को पूरा किया है। सेना के जो जवान हैं, जवान को मजबूत कर दिया है। पूरे विश्व की 4थे स्थान पर हमारी जो जवान हैं, हमारे सेना हैं, उनको तमाम अत्याधुनिक हथियार मुहैया करा करके जवान को मजबूत किया है। और दूसरा जो वचन था जय किसान, तो किसान को आज मजबूत करने के लिए जो किसान विधेयक बिल जो लेके आए हैं, पार्लियामेंट में पास किया है, वो बहुत ही वंदनीय है उनका। हम अभिवादन करते हैं प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का, लेकिन खाली इससे काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी, जो मैंने आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि आज किसान पिछले 70 वर्षों से भूखमरी का शिकार होता चला रहा है, कर्जवान होता चला रहा है। आज किसान वहीं का वहीं है। किसान को, उसके जीवन को, उसकी जीवन शैली को सुधारने के लिए हमें कठोर कदम उठाने होंगे। उसके लिए हमें किसानों के लिए किसान आयोग की आवश्यकता है। जब तक किसान आयोग नहीं बनेगा तब तक किसान की जरूरतों को हम पूरा नहीं कर सकते। हरित क्रांति इस देश में, भारतवर्ष में तभी आएगी जब किसान आयोग बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं कहना चाहता हूं कि किसान आयोग के अंदर किसी राजनीतिक व्यक्ति को ना ले। किसान आयोग के अंदर जो उसका चेयरमैन हो, जो उसका अध्यक्ष हो,
उसी को बनाएं जो कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ कृषि वैज्ञानिक हो। आज प्रतिभाओं की कमी नहीं है माननीय मोदी जी। आज हमारे देश में कृषि वैज्ञानिक उस स्तर पर पहुंच गए हैं। जर्मन इस वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर सबसे आगे है कृषि के क्षेत्र में। वहां का किसान खेती बाड़ी करने के लिए हेलीकॉप्टर से जाता है और हमारे देश का किसान आज भी भैंसा बुग्गी, बैल पर और साइकिल पे जाता है। तो हमारा किसान तभी समृद्ध होगा जब उसके लिए ठोस नीति बनाई जाएगी, उसका अपना आयोग होगा, उसके सुनने वाला होगा। तो किसान आयोग बना करके उसमें कृषि वैज्ञानिकों को शामिल किया जाए और नौजवान जो कृषि के अंदर क्रांति लाना चाहते हैं किसान भाई, उनको उनका सदस्य बना जाए, ना कि किसी राजनीतिक दल को। आज इच्छा शक्ति की आवश्यकता है प्रधानमंत्री जी, आप है तो मुमकिन है। आज हरित क्रांति हम तभी इस देश में ला सकते हैं तब किसान आयोग लाएंगे। आज देखा गया है पिछले 70 वर्षों से कि जमींदार और किसान बड़ा फर्क है। जमींदार अरबोपति करोड़पति बन गया है, लेकिन जो किसान है वो आज भी जमींदार से बुआई पे जमीन लेता है और बरसात ना होने के कारण, अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण उसकी फसल खराब हो जाती है, वो आज भी जमींदार के कर्जे के अंदर दबा रहता है, उसको लाभ नहीं पहुंचता। मोदी जी, तो मैं यही कहूंगा कि उनकी जरूरतों को देखते हुए किसान आयोग का गठन हो। ऐसा किसान आयोग का गठन हो इस देश के अंदर। मैं बताता हूं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जो बंजर जमीनें हैं, उन बंजर जमीनों को, उन किसानों को सरकार अपने तरीके से बुआई के लिए दे। उनके जो किसान है वाकई में जमींदार नहीं, किसान को बंजर भूमि को दे, उस पर खेती उगाए। ऐसी ऐसी तकनीक मैं जानता हूं हमारे देश का वैज्ञानिक बड़ा काबिल है, कृषि वैज्ञानिक बड़ा काबिल है। जर्मन के वैज्ञानिकों ने काफी सालों से 35 माइक्रोस पे काम कर रहे थे जो बंजर जमीन को उपजाऊ करे। लेकिन प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे देश के ऐसे वैज्ञानिक हैं, हमारी जानकारी में हैं और शायद आपकी में भी होंगे, उन्होंने 60 से भी ऊपर माइक्रो सूक्ष्म जीवों पे ऐसा रिसर्च किया है कि वो बंजर भूमि को उपजाऊ बना रहे हैं। और हमारे देश में सरकारी तंत्र, उसकी जो खाद है, जो माइक्रो खाद उन्होंने बनाई है, वो इस तरह की है, जैसे मेरी जानकारी में है कि 1 किलो का डब्बा उनका और 1 बोगी जो हमारे पशु की गोबर होता है, भैंस का, गाय का, उसमें अगर मिलाकर तो छिड़काव किया जाए तो जो यूरिया है, जिससे तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं हमारे हिंदुस्तानियों को, हमारे आवाम को, उस बीमारियों से बचेंगे। ये जो रासायनिक यूरिया है, इसको खत्म किया जाए। जो हमारे वैज्ञानिकों की इजाद की हुई माइक्रो खेती करने वाली जो खाद है, उसका इस्तेमाल हो, तो मैं कहता हूं कि फसलें लहराएंगी और बंजर भूमियां आबाद होंगी। फिर इस देश में हरित क्रांति आएगी, जो सपना हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने देखा था। सेना तो मजबूत हो गई मोदी जी, लेकिन किसान अभी मजबूत नहीं हुआ है। किसान को मजबूत करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने पहल की है। आपने किसान कानून लेके आए हैं, कृषि कानून लेके आए हैं, उसको पास किया है पार्लियामेंट में, लेकिन अब आयोग की जरूरत है, किसान आयोग की। तो मैं हिंदुवादी नेता आज पहली बार इस देश में किसान आयोग की मांग करता हूं। पूरा देश का किसान आयोग की मांग करता है, तो इस किसान आयोग को आप आंखें बंद करके मंजूरी दें और उस किसान आयोग का चेयरमैन व अध्यक्ष एक कृषि वैज्ञानिक ही होना चाहिए, किसान होना चाहिए, ना कि राजनीतिक दल। राजनीतिक दल जब घुसे हैं, किसी राजनीतिक दल ने किसानों का कोई भला नहीं किया। मोदी जी, आप मैं कहता हूं कि इच्छा के प्रबल है। आपकी जो इच्छा है वो एक न एक समय रंग लाती है। इस देश को ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए मैं कहता हूं, हरित क्रांति के लाने के लिए आपको एक कदम और उठाना होगा, किसान आयोग का गठन करना होगा। बस यही कहना चाहता हूं। जय श्री राम, जय हिंद। आगे ठीक है, लकड़ी वाली ये इसको करना है आपने, इसको अच्छे से चलाना है। वो बेटा तुम्हारा चश्मा गिर गया। जैसे सुधीर जी ने मुझे बताया था कि अगर उनको सिलाई मशीन मिल जाए तो वो कम से कम पूरा घर बैठ के अपना कुछ कर सकती है।
दीदी मेरे पास में तो दो स्लाइड। आ जाओ इधर आ जाओ। आ जाओ एक-एक मैम इनको इधर आओ, सामने आओ सामने। इधर मेरे सामने आओ सामने। मंचो आगे। हाँ मंच ऐसे नहीं जाना बिना मास्क के, है ना? ओले तो मुँह चिपके। जब भी बाहर जाना ना मास्क पहन के जाना, ठीक है? बढ़िया तो सुनाओ। ये बच्चे आपके लिए। रेखा महाजन, सचिव भाजपा जम्मू कश्मीर। आज जैसे कि हमारे संगठनकर्ता, प्रखर राष्ट्रवादी और हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं के जो मार्गदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती पे आज सबसे पहले तो मैं उन्हें शत-शत नमन करती हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो एक उत्कृष्ट संगठनकर्ता होने के नाते से उन्होंने एकात्म मानववाद के माध्यम से एक वैकल्पिक राजनीति की नींव रखी और उन्होंने जिस तरह से गरीब, शोषित और वंचित वर्ग को विकास के माध्यम से विचार की मुख्य धारा में लाने की बात की और आज उसी संदर्भ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी जो है एक सेवा के रूप में जो है काम कर रहे हैं। आज एक छोटी सी कोशिश एक मेरी तरफ से की गई है कि हम जैसे कि ये हमारे बीच में एक सुधीर जी हैं जो यहाँ पे एनजीओ चलाते हैं, उनके द्वारा बताया गया था कि इनकी जिन्हों किसी एक एक्सीडेंट में इनकी टांगे दोनों चली गई थी और ये चाहती थी कि इनको एक सिलाई मशीन अगर प्रोवाइड की जाए तो ये उसके माध्यम से अपना जो जीवन यापन है अच्छे से कर पाएंगी। तो आज पंडित जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे एक छोटी सी कोशिश की गई है उनको एक श्रद्धांजलि भी देने की, तो इसीलिए आज हम यहाँ पे इनके बीच में आए थे। डॉक्टर भारतभूषण से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि इनकी साइड के भी कोई सीएमओ वगैरह बुलाए हुए हैं, हमने बैठ के हम मीटिंग कर रहे हैं तो और हम रिस्पेक्टेबली इनकी बॉडी जो है हम उसको पैक चेक करके देंगे। हमारा भी मुलाजम है, सिर्फ कोई पोस्टमार्टम का चक्कर चल रहा है कि इसका पोस्टमार्टम का देख रहे हैं कि होना या ना होना, उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। उधर के डॉक्टर आते हैं तो बैठ के मीटिंग करके इनको डेड बॉडी दे देंगे। अभी मेरी भारतभूषण सर से 2 दिन से दर्द हो रहे हैं, तो अगर फैमिली के मेंबर के साथ ऐसा करेंगे तो आम लोगों के साथ नहीं, पहले तो इनका कोविड का चक्कर था, कोई कह रहे हैं अभी ये कह रहे हैं कि भारतभूषण से अभी मेरी जस्ट बात हुई है, अंदर लड़के ने बात करवाई है, उन्होंने बोला है कि हम सिर्फ उधर के डॉक्टर कहीं जहाँ बजालता वाली साइड ये हुआ ना डेथ, उधर के सीएमओ वगैरह आएंगे जिन्होंने भेजा, पुलिस वाले इधर ही हैं उनके, तो उसका जो पोस्टमार्टम का कोई चक्कर पड़ा हुआ है कि पोस्टमार्टम होना है या ना होना है, उसमें आके वो भी आके मीटिंग करेंगे। अगर उसमें कुछ डिसाइड हो जाता है कि नहीं होना तो अभी इनको डेड बॉडी दी जाएगी, अगर होना होगा तो फिर पोस्टमार्टम करके ही देंगे। बाकी हमारी तरफ से पूरी हेल्प है, मैं तो इधर ही खड़ी हूँ कि किसी न किसी तरीके से इनको डेड बॉडी जल्दी से जल्दी दी जाए, जो घर में जाके उसका बेचारे का अंतिम संस्कार करें, जो भी है हमारी तरफ से यही है कि हम जितनी हेल्प हो सकेंगे हम इधर ही खड़े हैं जब तक इसको डेड बॉडी नहीं मिलेगी।